जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 13th चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत आज हम लोग अंतः पृष्ठ के प्रश्न यानी आप देख रहे होंगे पेज पर अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 250 पे देखेंगे और पेज नंबर 250 पर देखिए 250 पर केवल एक क्वेश्चन दिया हुआ है और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। चुंबक के निकट लाने पर, ध्यान से समझिए आप सब लोग, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई, दिक्सूची सुई जिसको कहते हैं, दिक्सूचक सुई को दिक्सूची सुई भी कहते हैं, चुंबकीय सुई भी कहते हैं, मैग्नेटिक नीडल भी कहते हैं, कंपास नीडल भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। तो चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों होती है, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, प्रश्न ये कहा जा रहा है कि अगर देखिए आपको मालूम है कि सामान्यतया दिक्सूची सुई जो होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, लेकिन जब किसी चुंबक के समीप इसको ले जाते हैं तो ये दिक्सूची सुई विक्षेपित होती है, विक्षेपित होने लगती है। विक्षेपित होने का मतलब अपने स्थान से ये इधर उधर घूमने लगती है। इसका कारण क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात हम आपको बता दें, सपोज कीजिए अगर ये चुंबक है तो चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। ध्यान से सभी लोग समझें, चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। और अगर हमारे पास चुंबकीय सुई हो या जिसको दिक्सूचक सुई कहा जा रहा है तो इसमें भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होगा। तो चुंबकीय सुई में भी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, चुंबक में भी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, और आपको मालूम है कि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा और चुंबक का उत्तरी सिरा दोनों एक तरफ आ जाता है तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगने लगता है। और अगर चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के समीप आता है तो आकर्षण का बल लगता है। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के कारण चुंबकीय सुई को जब हम, चुंबकीय सुई या दिक्सूचक सुई को हम जब किसी चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो विक्षेपित हो जाता है। ये इस प्रश्न का जवाब होगा। अब इसके बाद तो इस पेज पर केवल एक ही प्रश्न था, आप सभी लोग बुक खोल करके देखें। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 255 पर। देखिए पेज 255 पर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। उन तीनों क्वेश्चनों में जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखा जाए क्या है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना हमने आपको बताया था कि अगर कोई छड़ चुंबक है और छड़ चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती हैं, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और फिर दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश करती हैं। इसी तरह से इधर के तरफ से निकलती हैं और फिर ये दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और फिर इधर से आती हैं
तो इधर के तरफ चली जाती हैं ऐसे, फिर इधर से आकर के इधर के तरफ चली जाती हैं ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। इसको खींच करके हम आपको पहले बता चुके हैं। तो केवल आपसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचने के लिए कहा जा रहा था, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम पहले भी खींच चुके हैं और यहाँ भी खींच करके दिखा दिए। ये पहले क्वेश्चन का जवाब हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हम आपको बता चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में पहला गुण आपको बताया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्राकार पथ से होते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार का बंद वक्र बनाती हैं। इसके बाद दूसरा आपको बताया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। फिर तीसरा आपको बताया गया था कि चुंबक के सिरों के निकट जहां बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होता है और चुंबक के ध्रुवों से दूर जहां क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है, कम ताकत का होता है। और इसके बाद चौथे में आपको बताया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण थे। अब इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है? तीसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप देख रहे हैं, यानी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर से आवे और दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर से आवे और दोनों क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटें, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसका कारण ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं और यह चुंबकीय क्षेत्र किसी एक चुंबक के कारण उत्पन्न हुआ होता है। तो जब चुंबक एक है तो एक चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो एक होगी। और अगर सपोज कीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मान लीजिए, तो अगर वहां पर स्पर्श रेखा खींचा जाए, क्योंकि स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो अगर यहां पर स्पर्श रेखा खींचें तो इधर के तरफ चला जाएगा और अगर यहां पर स्पर्श रेखा खींचे तो इधर के तरफ चला जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र एक ही है और एक ही चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं कैसे संभव हो सकती हैं? एक ही चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती हैं, इसलिए यह असंभव है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटें। तो यही कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं सभी एक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो अब ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद देखें पेज 256 पर कुछ क्वेश्चन हैं। जितने पेज वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज करने की कोशिश किया जाएगा। तो पेज 256 पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन,
मेज के तल में पड़े, मेज, आप कल्पना कर लीजिए आप जिस कमरे में है वहां कोई मेज है और मेज के तल पर पड़े एक वृत्ताकार पास, पास का मतलब कुंडली होता है, एक वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। एक वृत्ताकार पास को कल्पना कर लीजिए कि मेज के ऊपर एक वृत्ताकार कुंडली रखी गई है, एक वृत्ताकार पास रखा गया है। मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिण के तरफ, उत्तर से दक्षिण दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, हम आपको दाएं हाथ के हथेली का नियम बता चुके हैं या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बता चुके हैं। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बता दें कि जब हम दाएं हाथ के हथेली का नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम जब हम लागू करते हैं, तो जब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम का बुक सभी लोग खोलें और देखें, नियम को लागू करके पास के भीतर देखिए तो बंद पास के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। जब अंदर की तरफ हम देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ आएगी और जब ऊपर के तरफ देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम के अनुसार भीतर के तरफ पास के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे के तरफ होगी और पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होगी। तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब रहा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। फिलहाल जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप सभी लोग समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है सबको ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो हमने अभी आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र जब एक समान होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो अगर एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखिए ये है, फिर दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो ना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्लियर हुआ? ये समझ गए आप लोग ना? हाँ, तो ये आप इसको बना करके लिख देंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे ही आपको प्रदर्शित करना होगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए। आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यहां पर दिया गया है, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। एक चीज हम आपको बता दें कि किसी भी लंबे धारावाही परिनालिका के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। यह हम एक्सपेरिमेंट करके आपको बता चुके हैं। तो देखें क्या दिया हुआ है। पहला दिया है 0 होता है, तो ये गलत ऑप्शन है ना। अब इसके बाद बी में देखिए, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी गलत ऑप्शन है। सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। अभी हमने बताया ना कि धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
डी ऑप्शन, 4 न कहिए, डी ऑप्शन सही है। तो अब जो है ये आपका पेज नंबर 256 के जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 259 पर, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पेज नंबर 259 पर देखते हैं क्या दिया गया है। तो पेज नंबर 259 के क्वेश्चंस को देखा जाए, ये दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। एक प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण, आपको मालूम है कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर काटता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जितना आवेश प्रोटॉन के ऊपर होता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें क्या कहा जा रहा है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई प्रोटॉन गति कर रहा है तो उसका कौन सा गुण जो है परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब यहां दिया, यहां एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही विकल्प सही होगा, 2 विकल्प आपके सही होंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर कोई प्रोटॉन गति कर रहा होता है तो उसका वेग और संवेग दोनों परिवर्तित होते हैं, दोनों चेंज होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्या दिया है ऑप्शन ए में? द्रव्यमान, जोर से बोलिए। हाँ, और बी में क्या दिया हुआ है? चाल है। सी में वेग है और डी में संवेग है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पर कौन कौन ऑप्शन सही है? सी और डी, वेग और संवेग, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्रियाकलाप 13.7, अब क्रियाकलाप आप 13.7 देखिएगा। हम आपको केवल यही बता देते हैं, ये 13.7 जो क्रियाकलाप है किस पेज पर दिया हुआ है? 257 पे दिया है। चलिए देखिए इसको, चलिए देखिए क्रियाकलाप 13.7 में आप बुक खोल करके देखें सब लोग। हमारे विचार से छड़ AB का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा। छड़ AB के विस्थापन के बारे में पूछा जा रहा है कि छड़ AB का जो विस्थापन होगा वो किस प्रकार प्रभावित होगा। यदि छड़ AB में विद्युत धारा में वृद्धि की जाए, अगर विद्युत धारा यानी छड़ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान बढ़ाया जाए। सेकंड, अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए। थर्ड, छड़ AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। तो आप जानते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारा के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर कम प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर अधिक प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके साथ साथ अगर तार की लंबाई कम है तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, लंबाई ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। तो इस प्रकार जो है और अगर मान लीजिए दुर्बल चुंबक है तो दुर्बल चुंबक होगा तो भी प्रभावित होगा, और अब तो कम प्रभावित होगा, और प्रबल चुंबक होगा तो अधिक प्रभावित होगा। इसका मतलब कि ये जो तीनों स्थितियां आपको दिया हुआ है
इन तीनों स्थितियों में छड़ AB का विस्थापन प्रभावित होगा, यानी विस्थापन में वृद्धि होगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहा गया है? पश्चिम की ओर प्रक्षेपित माने फेंका गया। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण के रूप में अल्फा कण कहा गया है। और अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है 2He4, और इस पर इलेक्ट्रॉन का दोगुना आवेश होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसका दोगुना आवेश होता है, और वो धन आवेश होता है। तो पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव ऊपरी मुखी होती। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा ऊपर की तरफ होता है। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी विकल्प है, ये डी विकल्प सही होगा। तो अब जो है, अब ये पेज नंबर 259 के जो क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, और ये सब ओरली क्वेश्चन है, जुबानी क्वेश्चन है, लेकिन इन सबको आपको तैयार करना होगा। एग्जाम में इनमें से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेज 261 पर, 261 पेज 261 पर देखिए क्या कहा गया है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम आपको मालूम है, ये बायां हाथ यही है, और हम आपको बताए भी थे फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम कि बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों परस्पर लंबवत हों। उस स्थिति में मध्यमा चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये था फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम यानी बाएं हाथ का नियम। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर का सिद्धांत। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत हमने आपको बताया था कि विद्युत मोटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो वैद्युत मोटर का सिद्धांत यही है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी यंत्र को घुमाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है। यानी ऐसे कह लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या काम है, क्या भूमिका होती है? तो विभक्त वलय जो है दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, क्योंकि विभक्त वलय जो होता है वो आधे चक्कर के बाद घूम जाता है। तो आधे चक्कर के बाद घूम जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो या वैद्युत क्षेत्र या कह लीजिए वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो आधे चक्कर के बाद घूम जाती है, आधे चक्कर के बाद दिशा विपरीत हो जाती है। तो इस प्रकार जो है इस पेज के क्वेश्चन रहे। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन आपको 264 पर दिया हुआ है। 264 वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। यानी किसी कुंडली में प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न हो सकती है? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने आपको बताया था कि अगर
देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है कि अगर कुंडली स्थिर हो और चुंबक को गति कराया जाए तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो सकती है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि चुंबक स्थिर हो, कुंडली को गति कराया जाए तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो सकती है। दूसरी स्थिति यह है कि दोनों एक ही दिशा में गति करें लेकिन भिन्न भिन्न वेग से गति करें तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो सकती है। चौथी कंडीशन यह होती है कि दोनों एक दूसरे यानी चुंबक और कुंडली दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करें तो भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो सकती है। तो ये चार स्थितियां हम आपको पहले ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का जो प्रयोग था, फैराडे के प्रयोग में हम आपको बताए थे। अब इसके बाद देखें, अब हम आते हैं पेज नंबर 265 पर। देखिए पेज 265 पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत। तो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत यही है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को तीव्रता से घुमाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। यानी पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यही वैद्युत जनित्र का सिद्धांत है। यानी वैद्युत जनित्र जो है इस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न कर देता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दिष्ट धारा स्रोतों के नाम लिखिए। यानी ऐसे स्रोत जिससे दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। तो देखिए, एक तो शुष्क सेल है जो टार्च में लगाया जाता है। टार्च में जो सेल लगाते हैं या घड़ी में भी सेल लगाया जाता है, उससे उत्पन्न होने वाली जो धारा होती है वो दिष्ट धारा होती है। बैटरी से भी उत्पन्न होने वाली जो धारा होती है वो दिष्ट धारा होती है। और दिष्ट धारा जनित्र होता है, दिष्ट धारा डायनमो होता है, इसके द्वारा भी दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। तो ये तीनों जो है ये इसके उदाहरण हैं या तीनों इसके जवाब हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए एक जो स्रोत है वो इन्वर्टर है। इन्वर्टर के द्वारा भी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। और फिर इसके साथ साथ जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के ये स्रोत थे। अब इसके बाद देखें, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको देखना है जो 266 पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लें। दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए, बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन देखा जाए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली, ध्यान दीजिएगा, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तांबे के तारों से बनी हुई एक आयताकार कुंडली है और ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन हो जाएगा? परिभ्रमण माने कितने चक्कर के बाद? तो हमने आपको बताया था कि विभक्त वलय जो होता है उसमें विद्युत धारा की दिशा आधे चक्कर के बाद परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो सही विकल्प होगा वो आधे चक्कर के बाद होगा। यानी ए में दिया हुआ है 2, बी में दिया है 1, सी में दिया है आधा और डी में दिया है चौथाई। तो कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है, जिसमें आधे चक्कर आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 267 पर। पेज नंबर 267 पर भी देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं और पेज नंबर 267 पर क्या दिया हुआ है इसको देखिए।
विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतया उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम बताइए। यानी 2 ऐसे सुरक्षा उपायों के नाम आप बताइए जिससे विद्युत परिपथ में जितने भी उपकरण हों उनकी सुरक्षा होती हो। तो इसके लिए परिपथ में विद्युत फ्यूज लगाया गया होता है कि जब कभी हाई वोल्टेज आता है तो देखते हैं फ्यूज जल जाता है। तो फ्यूज जल जाता है तो आपका फ्यूज जो होता है बहुत महंगा उपकरण नहीं होता है, और फ्यूज जलने से फायदा ये होता है आपको कि घर के शेष जितने उपकरण होते हैं वो जलने से बच जाते हैं, वो उपकरण सुरक्षित रह जाते हैं। और इसके साथ साथ फिर आपको मैं बता दूं कि इसी के लिए अर्थिंग का भी यूज किया गया होता है। अर्थिंग क्या करता है कि कभी कभार अगर ओवरलोडिंग आ गया, कभी कभार हाई वोल्टेज आ गया, तो वो हाई वोल्टेज को अर्थिंग जो होता है अपने पास खींच लेता है। तो ये 2 सुरक्षा उपाय दोनों, एक विद्युत फ्यूज है और दूसरा जो हमने आपको बताया ये अर्थिंग वाला वायर है। अब इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इस दूसरे क्वेश्चन को भी आप देख लें। अब देखिए, इसको तैयार किए रहें। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपके सिलेबस में रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा जवाब दीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं जवाब दीजिएगा, लेकिन सब तैयार किए रहें अच्छी तरह से। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 किलोवाट शक्ति। यहां पर शक्ति P की वैल्यू दी गई है 2 किलोवाट। किलोवाट को चाहे तो हम वाट में भी बदल सकते हैं। तो 2 किलोवाट है और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2000 वाट। P की वैल्यू दिया हुआ है। 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर यानी बिजली का जो तंदूर की भट्टी है उसकी जो शक्ति है वो 2000 वाट है, यानी 2 किलोवाट है। किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट, उसको घर के अंदर जोड़ा गया है। तो घर के अंदर जोड़ा गया है, इसका विभवांतर दिया गया है 220 वोल्ट तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है आपको 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर दिया हुआ है। इससे आप किस परिमाण की अपेक्षा करते हैं? जरा ध्यान से देखें। घर के अंदर जो बिजली सप्लाई होती है वो 5 एम्पियर की सप्लाई होती है। जरा हम लोग ये देख लें कि जो तंदूर भट्टी है उसको कितने बिजली की जरूरत है, कितने एम्पियर की विद्युत धारा की जरूरत है। तो फार्मूला आप जानते हैं, P बराबर होता है V इंटू I। अगर यहां से हम I की वैल्यू निकालें तो P बटा में V हो जाएगा। P की वैल्यू आपको दिया गया है 2000 और I का जो मान आपको दिया है यह दिया हुआ है आपको 200। देखिए, P की वैल्यू है 2000 और V की जो वैल्यू है 220 है। तो अगर इसको कटा दे तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, 2 से कटा दीजिए तो ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100। और अगर आप इसमें भाग दे तो 11 9 99, 11 9 99 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9 और फिर इसके बाद 1 बचेगा। तो फिर ये यानी लगभग ऐसे कह लीजिए कि 9 एम्पियर से ये 9 एम्पियर के बराबर होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अब एक बात आपको ध्यान से समझना होगा। आपके घर में जो बिजली फ्लो हो रही है, जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 एम्पियर की है। घरों में बिजली जो फ्लो हो रही है वो 5 एम्पियर की है। और जो लगा हुआ है तंदूर भट्टी जो लगी है उसको जरूरत है लगभग 9 एम्पियर की। भाग देकर के पूरा निकाल लीजिएगा, ये 9 एम्पियर से अधिक होएगा। तो ये 9 एम्पियर, अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो जरूरत है 9 एम्पियर की और घर में
5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो जानते हैं इस स्थिति में क्या होगा, जब ये ज्यादा वोल्टेज खींचने लगेगा ना, तो इस स्थिति में जो तार है तार गर्म होने लगेगा, और जब तार गर्म हो जाएगा तो जो केबल होगा वो पिघलने लगेगा, और पिघल करके फिर ओवरलोडिंग की स्थिति आएगी, और ऐसी ही स्थिति में चिंगारी छटक जाती है, आग लग जाता है घरों में। तो ये स्थिति आ सकती है। इसलिए घर में कभी भी, इसीलिए आपको सलाह दिया जाता है कि घरों में जो वायरिंग होती है वो सामान्य वायरिंग होती है। आप घरों में जो है प्रेस लगा करके कपड़ा प्रेस करने लगते हैं, प्रेस को ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। इसी तरह से रूम हीटर लगा करके यूज करने लगते हैं या हीटर यूज करने लगते हैं, तो हीटर क्या करता है, पूरे घर की वायरिंग को डिस्टर्ब कर देता है। पूरे घर, चूंकि घर में ज़रूरत है आपको कम बिजली की, और आप प्रेस लगा करके ले रहे हैं, तो प्रेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली की ज़रूरत है। तो जब वो ज़्यादा वोल्टेज खींचने लगता है तो जो तार होते हैं तार पिघलने लगते हैं, और तार पिघल जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा परिपथ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद देखें तीसरा जो क्वेश्चन आपको दिया है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण को ही ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग से ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखते हैं अब इस समय जाड़े का मौसम है, लेकिन इस समय भी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आग लग जाता है। गर्मी के दिनों में अक्सर शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट यानी अतिभारण होता है, जिसको ओवरलोडिंग भी कहते हैं। ओवरलोडिंग की वजह से आग लग जाता है, घरों में आग लग जाता है, खेतों में आग लग जाता है। तो घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो अतिभारण से बचाव के लिए ये उपाय है कि घर में जहां जहां उपकरण है, अगर फैन है तो फैन के लिए अलग से तार ले जाइए। अगर हीटर लगा हुआ है, रूम हीटर है, तो उसके लिए अलग से तार ले जाइए। अगर फ्रिज लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, तो सबके लिए अलग अलग तार ले जाइए। इससे फायदा ये होगा कि बहुत होगा तो अगर एक तार डिस्टर्ब होगा तो एक तार डिस्टर्ब होने से आपका एक उपकरण खराब होगा, और जितने उपकरण है वो उपकरण तो सुरक्षित रह जाएंगे, वो उपकरण तो बचे रह जाएंगे। और बहुत लोग एक ही वायर में ले जाकर के उसी में से कनेक्ट करके हीटर भी लगा देते हैं, उसी में कनेक्ट करके फैन भी लगा देते हैं, उसी में कूलर भी लगा देते हैं, फ्रिज भी लगा देते हैं। इससे होता यह है कि जब ओवरलोडिंग की स्थिति आती है तो पूरे के पूरे उपकरण जो है आपके जल जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो अंतःपृष्ठ के जितने भी क्वेश्चन थे, अंतःपृष्ठ के सभी क्वेश्चनों को हमने बताया। आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया? चलिए बढ़िया है। तो आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, और फिर जो है अभ्यास प्रश्न जब हो जाएगा तो अब हम लोग एग्जाम के प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज जितने ढेर सारे क्वेश्चन आज हम बताएं, अब संख्या गिन कर नहीं याद है, लेकिन 15-20 तो क्वेश्चन हम आपको बताए ही होंगे। तो हमें उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।